हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केएस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में। तो मैं आपको बता दूं कि पिछला आपने वीडियो देखा होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो जो भी अपलोड होता है यूट्यूब के माध्यम से जो को पढ़ाया जाता है, अगर समझ में नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट करें, है कि नहीं, कि हमें समझ में नहीं आता है। मेरा जो है कि मुख्य फोकस है क्लास 10th का, जिसमें आपको 2022 के एग्ज़ाम के लेके है, ताकि आप एग्ज़ाम में 95 प्लस नंबर जो है कि मैथ में ला सके। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेरा संस्था भी चलता है केएस टीचिंग सेंटर, जिसके इस संस्थान में जो है एक पर एक बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती हैं, जो कि 2021 में भी मेरा रिजल्ट टॉपर था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बच्चे लाई थी, लगभग हमको लगता है कि 84% नंबर एक बच्ची लाई थी, समझे कि नहीं। जो हमारे जिस पंचायत में हम हैं या इर्द गिर्द बहुत सारे पंचायत यहाँ पर बहुत सारे ट्यूशन कोचिंग है, लेकिन सारे कोचिंग ट्यूशन जो है कि मेरे इस संस्था से नीचे ही रहे, उनका रिजल्ट नीचे ही रहा। चूँकि मेरा संस्था अब रनवे कर गया है, जिला टॉपर में आता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पर है, जो देख सकते हैं आप, समांतर श्रेणी के बारे में। क्योंकि मैं आपको पहले द्विघात समीकरण के बारे में बता दिया, बहुपद के बारे में मैंने बता दिया, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ समांतर श्रेणी के बारे में कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि समांतर श्रेणी यानी समांतर, समान जो अंतर, श्रेणी में चढ़ना यानी जिसका अंतर नहीं, जिसका अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी को मैं आपको पहले परिभाषा बता देता हूं, फिर इसके बारे में कुछ आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर इसमें क्या है नहीं है। तो यह जो समांतर श्रेणी है ये सीक्वेंस पर आधारित है, यानी अनुक्रम के जो पद होते हैं, नहीं, टर्म ऑफ सीक्वेंस की सहायता करता है। जैसे देख लीजिए परिभाषा कर रहा है कि संख्याओं के एक अनुक्रम का है ना, अनुक्रम हम बोले ना, सीक्वेंस जो होता है, संख्याओं की एक सीक्वेंस को, यानी संख्याओं की एक सीक्वेंस, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये आपका क्या है, सीक्वेंस है। क्या है, सीक्वेंस है, जिसको अनुक्रम बोलते हैं। तो संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है यदि उसके किसी पद, मान लीजिए यह एक पद है, तो यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर क्या होता है, सदैव नियत होता है। मान लीजिए कि किसी पद और उसके पूर्व का पद, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर पद अगर 4 लेते हैं तो 4 के पूर्व पद कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर नहीं, तो किसी पद, मान लीजिए पद हम ले लिए 4, इसके पूर्व पद क्या है, 2 है, इसका अंतर क्या होना चाहिए, सदैव नियत होना चाहिए। तो सदैव नियत का मतलब क्या आप समझे, यानी एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। इसलिए बुआ हम इसे क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। अब आइए, कह रहा है कि यह नियत संख्या समांतर श्रेणी का क्या कहलाता है, तो सार अंतर कहलाता है। सार अंतर यानी जो सभी जगह क्या होना चाहिए, उसका अंतर समान होना चाहिए, उसी को हम सार अंतर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी वैसा अंतर जो पद में दिए हुए रहते हैं वो सभी पद में एक समान जैसा रहते हैं, एक समान डिफरेंस होते हैं, उसी को हम बोलते हैं सार अंतर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहलाती है, ठीक है। तो यही आपका सीक्वेंस है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि किसी अनुक्रम के सदस्य जो होते हैं उसके पद कहलाते हैं। किसी भी अनुक्रम के जो सदस्य होते हैं क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक अनुक्रम ले लीजिए, चलिए मैं एग्जांपल द्वारा आपको बता देता हूं। एक अनुक्रम ले लीजिए, यह अनुक्रम मान लीजिए कि जैसे 1 है, 4 है, ठीक है ना, 1 है, 4 है, 7 है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। मान लीजिए फिर 10 है, ठीक है। चलिए ये आपका क्या है, अनुक्रम हो गया। क्या हो गया, अनुक्रम हो गया। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 4 है।
तो बताइए इसके बीच का अंतर कितना हुआ? 3 हुआ। 4 3 7, इसके बीच का अंतर क्या हुआ? 3, और 7 3 10, इसके बीच का अंतर कितना हुआ? 3। ठीक है ना। आप आई होप समझ रहे होंगे कि 1 है, 4 है, 7 है, 10 है। अब जो बच्चा बकलोल टाइप के होते हैं उनको तो खैर समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं भविष्य में कुछ करना चाहता हूं, तो हमको नहीं लगता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। आई होप मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आता होगा, बट नहीं अगर आता है तो आप देखते हैं मेरा वीडियो, नीचे कमेंट जो लिखा रहता है उस कमेंट में कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर अगला वीडियो में, बट आपको कमेंट तो आता ही नहीं है। अब क्या करने पर आप लगे हैं, नहीं लगे हैं, पढ़ने का इच्छा है या नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर सोच बड़ा है तभी आप कोई काम कर सकते हैं, अगर सोच बड़ा नहीं तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, हमेशा के लिए बकलोल के बकलोल ही रह जाइएगा, सीधी बात है। इसलिए अगर आपको कुछ सोच है, अपने माता पिता का नाम ऊंच करना है, अपना नाम ऊंच करना है, पूरे गांव जवार का नाम ऊंच करना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यही आपका परीक्षा होता है। 10 साल की पढ़ाई एक मैट्रिक क्लास का बोर्ड ही आपको बता देता है कि आप क्या पढ़े, 10 साल से नहीं पढ़े। तो आइए बच्चों, ये टारगेट आपको रखना है कि 2022 में कुछ मैं अच्छा करूं, ठीक है ना। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई ऐसे नहीं किया जाता, पढ़ाई के एक लाइफ रूटीन होना चाहिए कि हम किस विषय को कितना देर पढ़े, कैसे पढ़े, है कि नहीं। और जान लीजिए सारा बच्चा का जो एक अपना एम होता है, जिसको लक्ष्य बोलते हैं, वो बच्चों का लक्ष्य होना चाहिए। 9th क्लास में लक्ष्य लेना चाहिए कि हमको आगे ये करना है, और उसी के हिसाब से पढ़ाई हमें करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। खैर चलिए, मैं तो इतना बता देता हूँ। खैर और यूट्यूबर वाले तो इतना नहीं आपको बताएंगे, बट मैं अपने क्लास में इतना बता देता हूँ। चलिए देखिए, तो मैं बता रहा था कि बीच के अंतर 3 हुआ, फिर इसके बीच का अंतर 3 हुआ, फिर इसके बीच के अंतर हुआ। तो ये एक अनुक्रम है जिसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। और मान लीजिए कि ये को अगर हम सपोज दैट माने T1 ले लेते, T1 बराबर क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है ना। T2 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। T3 बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। T4 बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। समझ रहे हैं क्या? इत्यादि ETC हम कह सकते हैं। T1 बराबर 1 हो गया, T2 बराबर 4 हो गया, T3 बराबर कितना हो गया? 7 हो गया, हाँ, T4 बराबर 10 हो गया। अब जब दूसरे पद में से पहला पद को जब हम घटाते हैं, क्या करते हैं? दूसरे पद से पहला पद, जैसे मान लीजिए 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा? 3। 7 में से 4 घटा दीजिए, कितना आएगा? 3। 10 में से 7 घटा दीजिए, कितना आएगा? 3। देख रहे हैं सभी में समान अंतर आया। इसी को बोलते हैं हम सार अंतर, जिसको हम डी से इंडिकेट करते हैं। कौन से इंडिकेट करते हैं? डी से इंडिकेट करते हैं। अब जो पद होता है उस पद को हम ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और सार अंतर को डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप इसे अपने कॉपी पर जरूर लिख लेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो आपको बहुआ समझ में कहीं नहीं आएगा, इसलिए आप इसको जरूर लिख लेंगे। मैं इसे क्लीन कर रहा हूं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। एक एक चीज आपको आज मैं इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अभी हमने जैसे कि आपको समांतर सेटिंग का परिचय दिया, सीक्वेंस क्या है इसके बारे में बताएं। अब आइए इसका कुछ संकेत देख लेते हैं बउआ, ठीक है। इसका हम कुछ संकेत देख लेते हैं कि संकेत क्या होता है। क्या होता है? संकेत क्या होता है, ठीक है ना। सम सिंबल, सिंबल्स, ठीक है ना। कुछ संकेत, सम सिंबल्स, इसका कुछ हम सिंबल्स देख लेते हैं कि आखिर इसका सिंबल क्या है, ठीक है। तो मैं आपको पहले लिख देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा। देखिए, मैं आपको ये बताया था ना कि मतलब इस संकेत के बारे में, तो अभी मैं वीडियो को रोक कर फिर इसको लिखा, फिर तब आपको मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि कारण क्या है कि मैं लिख कर भी समझाते चला जाता, बट क्या होता है कि थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है। तो बड़ा वीडियो न होने के वो कारण मैं पहले लिखा हूँ, फिर आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ संकेत है, सिंबल, सम सिंबल। जैसे नंबर 1 कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, डॉट डॉट डॉट
पदों को क्रमशः T1 से T2 से T3 या A1 A2 A3 से हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, यानी उन्हें सूचित करते हैं। ठीक है। अब आता है किसी एपी का सार अंतर को डी से निरूपित किया जाता है। मतलब एपी से क्या हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सार अंतर होता है, जो डी होता है, नहीं, जो सार अंतर होता है, जो समान अंतर जो होता है, जो पदों के बीच का जो अंतर होता है, उसको हम डी से निरूपित करते हैं। अब आता है 3 नंबर कि किसी एपी के एन पदों के, किसी समांतर श्रेणी के एन पदों के योग को, कौन सी को, योग को, जो एन का जो पद दिया रहेगा, एन पदों के जो योग दिया रहेगा, उसको एसएन या एस से निरूपित किया जाता है। ओके। अब हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब हम आपको पहले बता दिए थे एपी के मतलब कुछ संकेत। अब हम बताने जा रहे हैं एपी के प्रकार। आखिर जब हम पढ़ रहे हैं तो सारा चीज क्यों नहीं पढ़ेंगे, है कि नहीं। मान लीजिए कि एपी के हम आपको, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम आपको डिफिनेशन लिखवा दिए, परिभाषा बता दिए, सीक्वेंस के बारे में बता दिए, कुछ संकेत के बारे में बता दिए। अब हम एपी के प्रकार बताने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एपी। ठीक है। एपी के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। कौन कौन, तो एक होता है परिमित एपी, नहीं, परिमित एपी, जिसको इंग्लिश में फाइनाइट एपी कहते हैं। ठीक है। और एक होता है अपरिमित एपी, जिसको इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। ठीक है। तो एपी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एपी हम बार बार कह रहे हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एपी क्यों कह रहे हैं, एपी क्यों कह रहे हैं। बुआ देखिए, एपी यानी ए से अर्थमेटिक और पी से प्रोग्रेशन, तो इसी अर्थमेटिक का संक्षेप नाम हमने दे दिया एपी। ओके। अब ये कि परिमित एपी किसे कहते हैं, नहीं, ये भी डेफिनेशन बनता है कि भैया ठीक है, आपने तो बता दिया कि एपी के प्रकार 2 है, लेकिन कौन कौन है, तो चलिए मैं भी बता देता हूं। इसके 2 हैं। कौन कौन है, तो परिमित एपी किसे कहते हैं, तो देखिए, जब किसी एपी के पदों की संख्या परिमित होती है। परिमित के मतलब क्या, नियत जी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फाइनाइट, नहीं, जैसे ना बोलते हैं, जैसे इंडिफिनिट बोलते हैं, हाँ, इनडिफिनिट। तो उसी तरह यहाँ पर जैसे इनडिफिनिट बोलते हैं, इन्फिनिट बोलते हैं, उसी तरह तो परमिट क्या, जैसे कि परमिट एपी, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, समझे ना। तो उसी तरह यह भी दिया हुआ है कि जब किसी एपी के पदों की संख्या परमित हो, यानी निश्चित हो, उसे परमित एपी कहते हैं। इस एपी में एक अंतिम पद होता है। सबसे बड़ी बात तो ये जानना आपको जरूरी है बुआ, कि परमित एपी में जो पद होते हैं वो उसमें अंतिम पद होते हैं। जैसे देख लीजिए, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31। इसमें अंतिम पद क्या है, 31 है, और पहला पद क्या है, 3 है, और इसका अंतर कितना है, तो 7 से 3 घटा दीजिए, कितना होगा, 4 होगा, इसका अंतर हो गया 4। अब आते हैं परमित एपी क्या है। परमित एपी क्या है, तो कहता है कि जिस एपी के पदों की संख्या अपरिमित होती हैं उसे अपरिमित एपी कहते हैं। अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होता है। ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि परिमित एपी में अंतिम पद होता है, जबकि अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 हमने कर दिया, नहीं, तो आप समझ लीजिए कि अपरिमित में अंतिम पद नहीं होता है, अपरिमित में अंतिम पद होता है। ओके। अब हम फिर नेक्स्ट चलिए, अब हम देखिए, हमें जो इंट्रोडक्शन मुझे देना था मैं आपको बच्चों दे दिए, अब उसको आपको याद कर लेना है। अब मैं अब आते हैं क्वेश्चन क्यों। ठीक है। तो चलिए, मैं आपको बता दिया पहले ही कि मैं ऐसा बात ला दूंगा कि आप मजबूर हो जाइएगा बनाने पर क्वेश्चन, समझे कि नहीं। एक बार जो मैं बता देता हूँ, अगर उसे आप बढ़िया से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो जो कोई भी बुक आपके सामने आ जाए आप उसको बना दीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए, टाइप 1 आ गया। टाइप 1 में कहता है कि अनुक्रम, जिसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, अनुक्रम जिसका एनवा पद दिए हो
के पदों को ज्ञात करने पर प्रश्न, यानी कहने का मतलब है कि सीक्वेंस का जो nवां पद अगर दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ हो तो उसके पदों को ज्ञात, यानी उसको पद को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे टाइप 1 में। तो देखिए यहाँ रूल है, यानी बनाने का इसका नियम है, यदि nवां पद tn ज्ञात हो, यदि nवां पद tn क्या हो, ज्ञात हो, तो n के विभिन्न मान, विभिन्न मतलब विभिन्न प्रकार के मान 1 2 3 देकर क्रमशः t1 t2 t3 प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आइए बच्चों यहाँ क्वेश्चन भी यहाँ दे दिया गया है कि tn बराबर n इंटू n प्लस 1 दिया हुआ है, tn बराबर n इंटू n प्लस 1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि दिया हुआ है tn बराबर n इंटू n प्लस 1, ठीक है ना, दिया हुआ है कि tn बराबर n इंटू n प्लस 1 दिया हुआ है। तो आप चूंकि पहले भी हम आपको बता दिए हैं कि अगर tn ज्ञात हो तो n के लिए विभिन्न मान, तो जैसे मान लीजिए, चलिए हम अगर n का नहीं n बराबर अगर हम मान लीजिए 1 दे दिए, 2 दे दिए और मान लीजिए 3 रखने पर, यानी n का मान 1 2 3 रखने पर, समझ रहे हैं ना, इसलिए हम लिख दिए हैं कि 1 2 और 3 रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो n के जगह पर 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, ठीक है। तो देखिए मान हमारा क्या आता है, तो यहाँ tn दिया हुआ है, तो t के t लिख दीजिए, n बराबर पहले 1 ले रहे हैं तो यहाँ 1 रख दीजिएगा, और n के जगह पर क्या रखिएगा, 1 ही रखिएगा, फिर इंटू n के जगह पर 1 रखिएगा, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा 1, a के कितना हो गया 2, 2 एकम 2, यानी t1 का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब आइए फिर n बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर t2 रखेंगे, तो tn बराबर क्या हमको दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1, क्या दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1, तो n के जगह पर 2 ले लीजिए और यहाँ 2 प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है ना। तो 2 के 2 और 2 और 1 3, यानी 2 इंटू 2 1 3 कोष्ठ के अंदर है, जुट गया तो 3 में कितना हो गया 6 हो गया। फिर अगर हम 3 रखते हैं तो t3 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 बराबर 3 इंटू 3 1 4, 3 1 4 4 3 12, नहीं, यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि एक 2 आ गया, एक 6 आ गया और एक क्या आ गया 12 आ गया, देख रहे हैं ना, एक क्या आ गया 2 आ गया, 6 आ गया, 12 हो गया। तो हमें क्वेश्चन कहा है नहीं कि निम्न प्रकार के परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखे, मान 3 को पद लिखना है, तो 3 पद अब क्या आ गया 2 आ गया, 6 आ गया, 12 हो गया, ठीक है ना। तो इससे अनुक्रम के 3 पद हमारा क्या आ गया 2 आ गया, 6 आ गया और 12 आ गया, यही हमारा प्रथम 3 पद हुआ 1 2 3, ठीक है। चलिए फिर हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बना के बता देता हूँ। जिस तरह क्वेश्चन बनाया था इसी तरह मान लीजिए इस क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिया है tn बराबर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 है। तो बच्चों हम अभी आपको बता दें कि दिया हुआ है यहाँ tn बराबर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। तो मान लीजिए अगर हम n बराबर फिर ले लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं n बराबर, तो यहाँ t, ठीक है ना, और n के जगह पर मान लीजिए 1 ले लीजिएगा, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो t1 का मान कितना हो गया 1/3 हो गया। फिर अगर हम t2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 बराबर 2 दूना 4 और 2 दूना 4 कट जाएगा, बराबर क्या आ गया 1 आ गया। फिर हम t3 लेंगे तो क्या हो जाएगा n के जगह पर 3 लीजिएगा तो 3 का स्क्वायर कीजिए, फिर यहाँ पर 3 लीजिएगा प्लस 2 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 2 5, यानी इस प्रकार एक 9/5 आया, एक 1 आया, एक कितना आया 1/3
3 आया, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न प्रकार परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 गो पद लिखना है। तो आपका यहाँ जो है 3 पद हमको लिखना है। तो 3 पद में पहला पद क्या आ गया आपका 1/3, पहला पद देख लीजिए 1/3, दूसरा पद कितना आ गया 1, और तीसरा पद कितना आ गया 9/5। तो इस प्रकार हमारा प्रथम 3 पद कह सकते हैं कि 1/3, 1 और 9/5। तो पहला आपका जो नियम है यानी टाइप 1 खत्म हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं टाइप आज 1 से बता रहा हूँ। फिर अगला वीडियो हमारा देखना आप ना भूले, क्योंकि उसमें हम आपको टाइप 2, 3, 4 अभी 3 टाइप आपको बताएंगे, तो एक लेसन आपका खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो का समझ में आया होगा बच्चों। तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के बीच भी शेयर करें, और मेरा वीडियो क्रम से देखते चले, आपको सारा मैथ समझ में आएगा। ओके।